स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और आज का एपिसोड काफ़ी स्पेशल होगा। कारण कारण है इसका नंबर, यानी कि आज मैं इस चैनल का 100वां एपिसोड नरेट करने जा रहा हूं। और अगर एपिसोड खास है तो उसका टॉपिक भी कुछ खास होना चाहिए। वैसे तो आपको पता ही है कि हॉरर में तो हर एक एंटिटी खास ही होती है। हर एक एंटिटी का अपना एक डर होता है, अपना एक खौफ होता है। लेकिन कुछ एंटिटीज का जो खौफ, उनका डर कुछ अलग लेवल का ही होता है। अब 50th एपिसोड में मैंने करण पिशाचनी के बारे में बात की थी। आज के एपिसोड में, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा, जो एंटिटी है उसके बारे में हम बात करेंगे। और काफ़ी देर से इस किस्से को मैं होल्ड करके रखा था और सोचा था कि 100वें एपिसोड में इसको करेंगे। और इसी के साथ ही कुछ एक्सपेरिमेंट भी होगा इस एपिसोड में, और लेटर ऑन उसके बारे में बात करेंगे कि क्या एक्सपेरिमेंट है। जल्दी से पहले आज का किस्सा शुरू करते हैं। ऋषि और उसका परिवार आज काफ़ी खुश था। खुश होने वाली बात भी थी। कारण था कि उन्होंने काफ़ी मेहनत से अपनी पाई पाई जोड़कर एक बहुत ही सुंदर घर बनाया था। और काफ़ी समय से इस घर की कंस्ट्रक्शन को काफ़ी समय लग रहा था। ऋषि, उसकी पत्नी, उसके माँ बाप, उसका बच्चा, इसके अलावा जो खास खास रिश्तेदार थे, इन सबको बुलाया गया था। सभी इंतजार कर रहे थे पंडित जी का, क्योंकि हवन के बाद ही तो सब कुछ जो है वो गृह प्रवेश होता है। अब पंडित जी कुछ समय बाद आते हैं, लेकिन जैसे पंडित जी घर पर आते हैं, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर नजर आ रही थी, जैसे कि वो घर को देखकर खुश नहीं हुए। ये बात ऋषि भी नोट कर रहा था, उसकी पत्नी भी नोट कर रही थी, बाकी भी नोट कर रहे थे। लेकिन अब खुशी का जो समय था, उसके बीच में किसी तरीके की कोई बात वो करना नहीं चाहते थे। हो सकता है कि पंडित जी के दिमाग में वैसी कोई परेशानी चल रही हो। पंडित जी घर को सारे अच्छे तरीके से देखते हैं और उसके बाद फिर जो सामग्री वगैरह एकत्रित होती है, वहाँ पर वो अपने हवन के कुंड के आसपास बैठते हैं। कुछ देर बाद मंत्रोच्चारण शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ था कि पहली बार ऋषि और उसका परिवार ये नोटिस कर रहा था कि पंडित जी को मंत्रोच्चारण करने में खासी दिक्कत आ रही है। कुछ समय वो मंत्रोच्चारण करते हैं, फिर वो एकदम से हड़बड़ा के चुप हो जाते हैं। ये चीज़ बाकी सारे भी नोटिस कर रहे थे, लेकिन ये बेसिकली सभी लोकल थे और आमतौर पर पंडित जी को जानते ही थे कि वो काफ़ी पहुँचे पंडित जी है। तो कोई भी उनसे ये बात एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था। अब शायद पंडित जी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ। जैसे तैसे करके अब जो हवन है उसका जो सारी रस्में हैं आगे बढ़ती जा रही हैं। लेकिन जैसे ही पंडित जी हवन की आखिरी आहुति देते हैं, हवन की अग्नि एकदम इतनी ज़्यादा मचती है कि, या यूँ कहें कि जो आसपास के लोग हैं वो तो झुलसते झुलसते बचते हैं। जहाँ उस घर में खुशियों का माहौल चल रहा था, सब खुश थे, वहाँ ये सब दृश्य देखकर एकदम से हैरान रह जाते हैं, एकदम से सन्न रह जाते हैं। पंडित जी की आंखें तो कुछ और ही बयां कर रही थी। पंडित जी जल्दी से मौके को संभालते हैं और रस्मों और हवन की बाकी सारी रस्में पूरी करते हैं। अब जब जैसे आपको पता ही है कि बाद में खाने वगैरह का प्रोग्राम होता है, लेकिन पंडित जी खाना खाते नहीं हैं। पंडित जी कोई बहाना बनाते हैं। ये ऐसा ऋषि को लग रहा था कि वो कोई बहाना बनाकर चले जाते हैं। जो घर में आने की खुशियां थी, वो आज इस बर्ताव से, पंडित जी के बर्ताव से, या यूँ कहें कि उस हवन का जो जैसे अग्नि का अचानक से जो अग्नि एकदम तेज उज्ज्वलित हुई थी, जो आसपास के हल्के हल्के फूल थे वो भी जल चुके थे। उस चीज़ से थोड़ा सा डर का माहौल तो बन चुका था, लेकिन फिर से कई बार जो खुशियाँ होती हैं वो डर को ढक देती हैं। लेकिन कब तक? खुशियाँ तो कभी कभी आती हैं, लेकिन डर जो होता है, जब वो एक बार पैदा हो जाए तो फिर वो बढ़ता ही जाता है। ऐसा ही कुछ ऋषि और उसके परिवार में होने वाला था। इस घर में सब कुछ ये संपन्न हो जाता है, सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। सबके मन में, जो ऋषि का परिवार था उनके मन में ये बातें तो थी, लेकिन कोई भी खुलकर ये बातें करना नहीं चाहता था। अब अगले दिन से रेगुलर रूटीन शुरू हो जाती है। वही बस घर का, ऋषि की पत्नी, घर की साफ सफाई, उसकी माँ, उसके पिताजी रिटायर्ड थे, अब वो अखबार वगैरह पढ़ने। अब ऋषि अपनी जॉब पे जा रहा, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। लेकिन ऋषि की पत्नी कुछ असहज महसूस कर रही थी इस घर में। कुछ दिन हो गए थे उनको रहते रहते। वो क्या महसूस कर रही थी कि अचानक से बर्तनों का गिर जाना। ये तो छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो खाना है वो खुद ब खुद खराब हो रहा था। अब ऐसा भी क्या, जो दिन थे वो गर्मियों के दिन तो थे नहीं,
कि जिसको खाना ठंडा होने के बाद उसको फ्रिज में रखना है। इवन कि फ्रिज में रखने के बाद भी जब कुछ घंटे बाद कोई दाल या सब्जी को देखा जाता तो उसमें से बदबू आती थी। यही हाल दूध का भी था। जो दूध जहाँ पर वो पहले रहते थे, जो 3-3 दिन भी खराब नहीं होता था फ्रिज में रखे, वो तो कुछ ही घंटों में खराब हो रहा था। अब इससे हल्का हल्का घर में कलेश भी रहने लग पड़ता है, खास तौर पर सास और बहू की लड़ाई भी। कि सासू माँ का कहना है कि बहू अब यहाँ पर आके कुछ अजीब सी हो गई है, वो तो कुछ करती नहीं है, देखो खाना खराब हो रहा है। लेकिन इनका प्यार इतना था कि बस ये हल्की फुल्की नोकझोंक होती थी, और जब ऋषि की पत्नी उनको समझाती थी ये बातें कि देखो मैं कुछ नहीं कर रही, जैसी रूटीन पहले थी मैं वैसे ही फॉलो कर रही हूँ, लेकिन इस घर में कुछ अजीब हो रहा है। अब क्या होता है कि एक दोपहर को इनके ससुर भी घर पर नहीं थे, ऋषि अपने काम पर गया था, बच्चा स्कूल था, और अचानक से भागी भागी ऋषि की पत्नी ऋषि की माँ के पास आती है और बस उनके पास आकर उनके गले लग के रोने लग पड़ती है। अब वो कहते हैं कि क्या हुआ, तो ऋषि की पत्नी कहती हैं कि माँ जी आप विश्वास नहीं करेंगी। तो ऋषि की माँ कहती हैं कि बोलो तो सही बेटा, हुआ क्या। वो कहती है कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है, कहीं कोई बड़ी ही अजीब सी आकृति, बड़ी बड़ी उसकी जटाएं, और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर एक मुझे बस परछाई नजर आई, और वो भी मेरे देखते देखते गायब हो गई। ऋषि की पत्नी ये सोच रही थी कि ये सुनने के बाद मेरी सासू माँ मेरा मजाक उड़ाएगी, वो कहेगी कि बस नए नए घर पे आए हैं, तुझे वहम हो गया होगा, कैसी बातें करती रहती है, एक तो खाना रोज खराब हो जाता है, दूसरा से बर्तन भी गिरते रहते हैं, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा। लेकिन जब वो देखती है कि उनकी सांसों की आंखों में वही खौफ साफ तौर पर नजर आ रहा था जो वो कुछ दिन से अपने अंदर महसूस कर रही थी, वो कहती हैं कि बेटा बात ऐसी है कि अगर यही बात मैं तुझे कहूँ। तो ऋषि की पत्नी कहती है कि मैं समझी नहीं। वो कहती है कि कुछ दिनों से, या यूं कहें कि जब से हम इस घर में आए हैं, मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता है, कुछ अजीब सा भारीपन महसूस होता है। तुमने देखा नहीं था कि पंडित जी कितने परेशान हुए थे, और तुम्हें उस पंडित जी का स्वभाव तो पता ही है, कितने हंसमुख स्वभाव के हैं। अरे अगर वो घर पर आते, हमारा पहली बार घर देखते, वो तो आशीर्वाद देते सबको, लेकिन वो तो कुछ बोले नहीं। और ऊपर से वो अग्नि, वो प्रचंड अग्नि, जिससे तो सब झुलसते झुलसते बचे। क्या ये तुम्हें सब बातें आम लगती हैं? अब ऋषि की पत्नी कहती है कि आम लगती, अगर जो कुछ इस घर में कुछ दिनों से, या यूं कहें कि जब से हम आए हैं तब से हो रहा है, उसके बाद अब मुझे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। जो कुछ भी हो रहा है किसी न किसी कारण की वजह से हो रहा है। अब दोनों सास बहू अपनी पुरानी बातों को करना शुरू करती है। इनकी सासू माँ कहती है कि मुझे भी रात को ऐसे लगता है कि कोई अजीब सी परछाई हमारे घर में घूमती है, और अजीब से कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई हल्के हल्के शब्दों में कोई मंत्रों को बोले जा रहा है। वैसे मुझे लगता था कि ये किसी पंडित जी की आवाज़ है, लेकिन पंडित जी तो होते नहीं है। अब कोई परछाई होगी, वो मंत्र क्यों बोलेगी? ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दोनों को परेशान कर रही थी। हो सकता है कि ऋषि के पिता को भी परेशानी हो रही हो, लेकिन शायद उन्होंने कभी बात की ना हो, और ऋषि, उसको भी परेशानी तो हो रही थी। एक दिन उसको कुछ ज़्यादा ही परेशानी होती है, क्योंकि जिस रात वो अपने घर पे वापस आता है, तो वो नज़ारा देखता है, उसके बाद तो वो सन्न का सन्न रह जाता है। अब ऐसा भी क्या देखता है? वो बाहर का दरवाज़ा खटखटाता है और कोई भी दरवाज़ा खोलता नहीं। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद वो फ़ोन पर ट्राई करता है, लेकिन फ़ोन का जवाब भी कोई देता नहीं है। अब गुस्से में अचानक से ऋषि दरवाजे पर लात मारता है और दरवाज़ा खुल जाता है। हालांकि जो ऋषि का स्वभाव है वो काफ़ी ज़्यादा शांत होता है, लेकिन इतनी देर बाद नॉक करने के बाद उसका जो सब्र था वो जवाब दे जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाता है, वो क्या देखता है कि पेड़ पर उसका बच्चा लटका हुआ है, फांसी लगा के। ये देख के तो ऋषि सन्न का सन्न रह जाता है और उसकी चीखें निकल जाती है। लेकिन अभी ऋषि को अपना दिल बड़ा करना पड़ना था, क्योंकि जैसे ही वो अपने बच्चे के पाँवों को पकड़ता है, उसके पाँवों को पकड़ के रोना शुरू करता है, वो देखता है कि उसकी पत्नी, उसकी माँ और उसके पिता लाइन के साथ वैसे ही फांसी पर लटके हुए हैं उस पेड़ पर। लेकिन ये क्या,
पेड़ पेड़ तो ऋषि के घर में था ही नहीं, तो ये पेड़ आया कहाँ से? अब अचानक से ऋषि की जाग खुलती है, और जब उसकी जाग खुलती है तो बस उसका सारा का सारा शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है। उसकी पत्नी उठती है जल्दी से, उसकी माँ, उसकी पिताजी भागे आते हैं, क्योंकि जब वो उठता है तो उसकी चीख सुनकर सारा घर दहल जाता है। अब जैसे तैसे करके उसको पानी पिलाया जाता है और ऋषि ये सपना सबको बताता है, लेकिन सबको लगता है कि हाँ अभी नई नई जगह पे आए हैं। हालांकि ऋषि की पत्नी और उसकी माँ शायद ये उसको सिर्फ दिलासा ही दे रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी महसूस कर रही थी कि कुछ इस घर में अजीब है। अब जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ने वाली थी। बात यहीं पे ख़त्म होने नहीं वाली थी, बात काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने वाली थी। ऋषि जो पहले हल्का फुल्का परेशान रहता था, अब या यूं मानो कि सारी की सारी बला उस पर ही आने वाली थी। उसके स्वभाव में इतनी जल्दी तब्दीली आती है कि कोई समझ ही नहीं पाता। वो ऋषि जो अपने परिवार से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, खास तौर पर अपने बच्चे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, अब वो सबसे ज़्यादा गुस्सा अपने बच्चे पर ही होता था। बिन बात पर उसको वो मारने लग पड़ता। अपनी पत्नी से तो सीधे मुंह बात ही नहीं करता था, और जहाँ वो अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए बिना घर से बाहर निकलता नहीं था, और जब भी घर में वापस आता तो सबसे पहले चरण स्पर्श करता था, वो भी ये सब कुछ करना छोड़ चुका था। इतनी जल्दी जो तब्दीली उसके स्वभाव में आ रही थी वो किसी को हजम नहीं हो रही थी, खास तौर पर ऋषि की माँ और ऋषि की पत्नी, तो जो और बाकी चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, और उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो और ज़्यादा परेशान लगने लग पड़ी। अब ऋषि कि ये स्वभाव की तब्दीली घर में काफ़ी ज़्यादा संकट पैदा और इसलिए कर रही थी कि जो ऋषि बिन नागा पूरे डिसिप्लिन से अपने जॉब पर जाता था, वो आए दिन अब वहाँ पर छुट्टियाँ करने लग पड़ा। और नेचुरली बात है, उससे उसकी परफॉर्मेंस पर भी फ़र्क पड़ना था। नौकरी उसकी गवर्नमेंट थी, लेकिन काम तो करना ही पड़ता। ये बात लेकर सारे परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लेकिन किसी का ध्यान एक खास वजह पर तो जा ही नहीं रहा था कि ये सब कुछ तो तब से हो रहा है कि जब से वो उस घर में आए हैं। क्यों ना दिखाया जाए किसी को, लेकिन कई बार परेशानी सही जगह का मोड़ नहीं कटवाती, वो उनको उन दलदल में अंदर की तरफ खींचती जाती है जिस जगह से वो खासे तौर पर डरते हैं। यही कुछ ऋषि और उसके परिवार के साथ हो रहा था। धीरे धीरे वो डर के, वो खौफ के दलदल में घुसते जा रहे थे, और कोई उनको बचाने वाला था नहीं। लेकिन एक रात सबकी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। अब हुआ ही कुछ ऐसा था, ये सब लोग खाना खा रहे थे, लेकिन खाना खाते खाते अचानक से ऋषि रोने लग पड़ता है। ना कोई बात हुई होती है, ना कोई क्लेश हुआ होता है, ना किसी बात पर बहस हुई होती है, बस ऋषि तो जैसे ऐसे रोने लग पड़ा हो जैसे उसने कोई बुरी खबर सुन ली हो। अभी तो सभी ये समझने की कोशिश कर रहे थे। ऋषि की माँ जल्दी से भागी भागी उसके पास जाती है और उसकी पीठ थपथपा के कहती है कि बेटा क्या हुआ। लेकिन जो बेटा कुछ सेकंड पहले ऊंची ऊंची रो रहा था, अभी देखते ही देखते वो हंसने लग पड़ता है। ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ता है जैसे कोई राक्षस हो। बस ये देखना बाकी था कि ऋषि का बच्चा तो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, वो तो ऊंची ऊंची रोने लग पड़ता है। यही हाल ऋषि की माँ, ऋषि के बाप और ऋषि की पत्नी का भी था, लेकिन वो सामने जाहिर नहीं कर पाते थे। ये तीनों बस एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि आखिर देखते ही देखते हमारे ऋषि को हुआ क्या। जो बच्चा अभी बड़े आराम से खाना खा रहा था, वो हमारे देखते ही देखते ऊंची ऊंची रो रहा है, और देखते ही देखते शैतानों के जैसे हंसने लग पड़ा। किसी के भी गले से ये बात उतर नहीं रहे थे। जैसे तैसे करके डॉक्टर को बुलाया गया, फैमिली डॉक्टर को। डॉक्टर ने देखा तो उसने कहा कि बीपी वगैरह मुझे लो लग रहा है, और ऐसा किसी तरीके की कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रही। वो उनको नींद की दवाई देकर चले जाता है। लेकिन ये चीज़ अब तकरीबन हर रोज़ होने लग पड़ी थी। रात को सोते सोते ऋषि कुछ बड़बड़ाता था, और ये चीज़ उसकी माँ कोरिलेट कर पाती थी उस परछाई से, जो रात को उनको लगता था कि बस घूमती रहती है और कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती है जैसे कि कोई मंत्र हो। अब ऋषि की माँ को ये कुछ चीज़ मेडिकल के अलावा कुछ और लग रही थी, क्योंकि ऐसा कुछ
एक बार होता है, 2 बार होता है, और अगर कुछ हो तो टेस्ट में आता ही है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं था, या यूँ कहें कि कुछ बहुत ज़्यादा खौफनाक हुआ था जिसको ऋषि और उसका परिवार सेंस कर नहीं पा रहा था, और जो वो चीज़ चाहती थी इनको सेंस कराना, वो पूरी कोशिश में लगी थी कि ये सेंस करे। धीरे धीरे ऋषि, जो एक बड़ा लायक बेटा था, एक लायक पति था, वो ऐसे हो चुका था कि जैसे कोई राक्षस हो। एक नॉर्मल ऋषि एक ही बार में 5-5 लोगों का खाना खा जाता था, कई बार तो उसे बांधने तक की नौबत आ जाती थी। बस अब ऋषि की माँ की बर्दाश्त शक्ति खत्म हो चुकी थी। अब वो जाती है उसी पंडित जी के पास, जो पंडित जी इनके घर में मुहूर्त के लिए आए थे। पंडित जी को बुलाया जाता है, दिन का समय होता है। दिन के समय में जब ऋषि से बात करते हैं पंडित जी तो सब कुछ ठीक ठाक लगता है, लेकिन ऋषि की माँ कहती है कि पंडित जी, दिन के समय में ऋषि ठीक होता है, दिन के समय में वो अमूमन अपने काम पर जाता है, बिल्कुल ठीक होता है। जिस दिन छुट्टी होती है तब भी ठीक होता है। आमतौर पर छुट्टी तभी करता है जब रात को कुछ बहुत ज़्यादा खराब हुआ हो। धीरे धीरे करके उनको सारी बातें बताई जाती हैं, तो पंडित जी कहते हैं मैं रात को आऊँगा। अब जब पंडित जी रात को जाते हैं तो नज़ारा ही कुछ और होता है। ऋषि फिर शैतान बन चुका था, उसको बांधा हुआ था। पंडित जी बैठते हैं, एक जोत जलाई जाती है और पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ते जा रहे थे और ये क्या, उनको आवाज़ सुनाई देती है। जो मंत्रों की धारा वो आगे पढ़ने वाले थे उनसे पहले ही कोई पढ़ रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि उनके सामने बैठा हुआ ऋषि था। वो ऋषि जिसको संस्कृत का सा तक नहीं आता था। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इतने मुश्किल मंत्र पढ़े? पंडित जी तो बस इस चीज़ को देखकर चुप ही हो चुके थे और बाकी का काम ऋषि किए जा रहा था। वो पंडित जी की तरफ देखे जा रहा था और ऊंची ऊंची हंसे जा रहा था, और साथ के साथ ही वो मंत्र पढ़ी जा रहा था। पंडित जी ये देखकर कुछ नहीं बोलते, वो सिर्फ देखते हैं कि जो अभी कुछ देर पहले जोत जो बिल्कुल घी से भरी हुई थी वो बुझ चुकी थी। पंडित जी को समझने में ज़्यादा देरी नहीं लगी कि ये माजरा क्या है। पंडित जी कुछ नहीं बोलते और वो उठ के अपना सामान लेते हैं और चले जाते हैं। अब उनकी माँ ऋषि की वो पीछे पीछे उनके जाती है, लेकिन पंडित जी बस हाथ हिलाते हैं और कहते हैं कि कल मंदिर में आना। अब इंतज़ार होता है अगले दिन का। जब अगले दिन पंडित जी के पास जाया जाता है तो पंडित जी कहते हैं कि जो भी आपके घर में, या कह सकते हैं कि ऋषि के अंदर है, वो कोई साधारण नहीं है। अमूमन जो ये छोटे मोटे भूत प्रेत होते हैं, छोटी मोटी परेशानियाँ होती हैं, ये मंत्र नहीं पढ़ सकती, मंत्रों से तो दूर भागती हैं। लेकिन जो भी ऋषि के अंदर है या आपके घर में है, वो कोई आम नहीं है। वो कुछ ऐसी शक्ति है जो, या यूँ कह सकते हैं कि बहुत ही विद्वान है, या किसी विद्वान का प्रेत है। ऐसा मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है, पहली बार सुना है। मुझे परामर्श लेना पड़ेगा अपने गुरुजी से, और जब तक मैं आपको खुद कांटेक्ट नहीं करूँगा आप मेरे पास मत आइएगा। अब इंतज़ार होने लग पड़ता है इस चीज़ का कि कब उनको पंडित जी फ़ोन करेंगे, लेकिन तब तक उनके घर हर रात क़यामत की रात होती थी। ऋषि की गतिविधियाँ बढ़ती ही जा रही थी। कभी वो किसी को मारने लग पड़ता, यहाँ तक कि अपने पिता पर भी हाथ उठा चुका था, और एक बार तो वो अपने बेटे को काट खाने लगा था। बड़ी मुश्किल से उसको रोका गया। वो घर जो इनके सपनों का घर था, बड़ी ही मुश्किल से इन्होंने घर को बनाया था, आज वो घर सबके लिए एक जेल से, और वो भी जेल जहाँ पर एक से एक बढ़कर सितम ढाए जाते हैं। सभी को इंतज़ार था तो बस पंडित जी का। पूरे 10 दिन बाद पंडित जी का फ़ोन आता है, और फिर पंडित जी सब उनको फ़ोन पर बताते हैं कि सुबह के टाइम पर तुम्हें ऋषि को बिना बताए एक मंदिर का पता बताया जाता है, वहाँ पर लेके जाया जाएगा, और वहाँ पर फिर सब कुछ हम आगे की कार्रवाई देखेंगे। ऐसा ही किया जाता है, ऋषि को बताया नहीं जाता, और ऋषि के एक रिश्तेदार आते हैं जो इन सबको कार पर घुमाने के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन वो जाते हैं एक मंदिर में। काफ़ी लंबा सफ़र था, लेकिन जब ऋषि मंदिर की तरफ बढ़ रहा होता है उसकी गतिविधियां फिर शुरू होती हैं। लेकिन मंदिर से बाहर आए 2 भगत ऋषि को पकड़ते हैं, और उसके बाद ऋषि बड़े आराम से चले जाता है। जब मंदिर के अंदर जाया जाता है तो वहाँ पर एक पंडित जी होते हैं, काफ़ी वृद्ध अवस्था में।
अब देखने में ऐसा लग रहा था कि पंडित जी कम से कम 95 वर्ष के होंगे, काफी वृद्ध अवस्था में। लेकिन शायद ये काम इस पंडित जी के ही बस का था। अब जैसे ही पंडित जी के पास ऋषि बैठता है, सुबह दिन होने की वजह से ऋषि बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज अपनी करता नहीं है, लेकिन पंडित जी भी इंतजार कर रहे थे शाम होने का। लेकिन जैसे ही शाम होती है, वैसे ही पंडित जी के सामने ऋषि अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देता है। पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ते हैं तो वो भी मंत्र पढ़ता है। पंडित जी को पता लग चुका था कि ऋषि के अंदर है कौन, लेकिन पंडित जी भी काफ़ी पहुंची हुई हस्ती थी। अब धीरे धीरे करके जब पंडित जी अपना असली रूप दिखाते हैं, तो जो ऋषि के अंदर था वो थोड़ा सा हल्का पड़ना शुरू हो जाता है। वो कैसे? कुछ देर तो दोनों में जुगलबंदी चल रही थी। जो मंत्र पंडित जी पढ़ते, उसके बाद वही मंत्र वो ऋषि के अंदर जो था वो दोहराता, और उसके आगे का श्रृंखला भी वो दोहराता। लेकिन एक समय आया जहाँ पर पंडित जी मंत्र पढ़ते जा रहे थे और मंत्र पढ़ते जा रहे थे, और ऋषि के अंदर जो था बिल्कुल चुप था। उसकी आंखों में आंसू थे। शायद वो जान चुका था कि जो भी मेरे सामने बैठे हैं, चाहे अब मैं प्रेत हूँ, लेकिन इनसे बढ़कर मैं विद्वान नहीं हूँ। अब होती है दोनों में वार्तालाप। पंडित जी कहते हैं कि मुझे पता है आप ब्रह्म राक्षस हो, और ब्रह्म राक्षस इतनी जल्दी किसी को तंग करते नहीं हैं, और जब तंग कर लेते हैं तो फिर इतनी जल्दी उसको छोड़ते भी नहीं हैं। तो फिर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस बच्चे पर क्यों भारी हुए और आप इसको छोड़ोगे कैसे? अब निकलता है गुस्सा उस ब्रह्म राक्षस का जिसका घर ऋषि ने बर्बाद किया था। तो वो कहता है कि इसने मेरा पेड़ काटा, इसको मैंने इतने इशारे किए कि मेरा पेड़ है मत काटना। जब मजदूर मेरा पेड़ काट रहे थे, इतने मजदूर बीमार हुए, कभी किसी पर डाली गिर जाती वो घायल हो जाता, लेकिन इस बेवकूफ़ को तो समझ लगता ही नहीं था। अब जब ये ऋषि के परिजन सुन रहे थे तो वो काफ़ी हैरान थे। वो कह रहे थे कि हमारी ज़मीन पर तो कोई पेड़ है ही नहीं, किस पेड़ की बात हो रही है? अब पंडित जी ध्यान लगाते हैं और कहते हैं कि पेड़ था, बड़े हिस्से में पेड़ था आपके ज़मीन में। अब ऋषि की पत्नी जल्दी से फ़ोन लगाती है उस प्रॉपर्टी डीलर को जिससे उन्होंने ये ज़मीन ली थी, और उनसे बात होती है। तो प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि जी हाँ पेड़ था, और ऋषि ने कहा था कि ज़मीन काफ़ी सस्ती मिल रही है, और पेड़ की क्या बात है, पेड़ तो मैं कटवा दूंगा। लेकिन मैंने उसको कहा था कि भाई और जगह ज़मीन देख लेते हैं, कि पेड़ है वो भी पीपल का पेड़ है, और आमतौर पर पीपल का पेड़ काटते नहीं है। लेकिन ऋषि पर तो जैसे किसी तरीके का भूत सवार था। वो चाहता था कि बस मुझे ये ज़मीन चाहिए और पेड़ मैं कटवा कर रहूँगा, किसी को पता नहीं लगेगा, मैं अपने घर वालों को बताऊँगा नहीं, अगर बताऊँगा तो वहम करेंगे। उनको तो मैं ज़मीन इसके बाद ही दिखाऊँगा, यूँ कहूँ कि ज़मीन मैंने खरीद ली, फैसला तो मेरा। तो उसने ये पेड़ को कटवा दिया, और वो पेड़ था ब्रह्म राक्षस का, आज का नहीं काफ़ी पुराना पेड़, जिसको कटवा कर ऋषि ने अपना घर बनाया था। और वो घर कैसे सुखी रह सकता था जब किसी एक एंटिटी का, वो भी ब्रह्म राक्षस, उसका पेड़ काटा हो। अब पंडित जी कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब ये बताओ कि इसको छोड़ोगे कैसे? काफ़ी देर तक माफ़ी तलाफ़ी की जाती है ऋषि के परिजनों के द्वारा भी। फिर वही होती है कि घर के पीछे एक पेड़ लगाया जाएगा, लेकिन वो पेड़ जैसे जैसे घर को घेरता जाएगा, वैसे वैसे आपको उस घर को, उस जगह को खाली करना पड़ेगा, उस घर जगह को तोड़ना पड़ेगा। अब जान है तो जहान है, ये चीज़ों को मानना पड़ा। पंडित जी अपने मंत्रों का उपयोग करके किसी भी तरीके से उसको छुड़ाते हैं। अब ऋषि का परिवार काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो तो कहीं ना कहीं ना उम्मीद होकर ही इस मंदिर में आए थे, अब उम्मीद से यहाँ से जा रहे थे। 2 साल बीत जाते हैं इस बात को। अब वो पेड़ धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। ऋषि को हालांकि कुछ तकलीफ तो थी, लेकिन करता भी क्या, एक ब्रह्म राक्षस से पाला पड़ा था। 2 साल बाद उनको पता लगता है कि जो वो पंडित थे वो चल बसे, क्योंकि काफ़ी वृद्ध थे। सबको दुख होता है कि हमारी उन्होंने इतनी मदद की और उसके बाद एक लगाव हो जाता है, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। पंडित जी के जाने का क्या उनको कोई नुकसान हुआ?
जी हाँ, बहुत ज़्यादा हुआ। एक दिन ऐसे ही सब खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते अचानक से ऋषि का बेटा ऊंची ऊंची रोने लग पड़ता है। सब हैरान थे कि ये हुआ क्या। अभी कुछ सोच पाते तो फिर वो शैतानों के जैसे हंसने लग पड़ता है। ब्रह्म राक्षस कहीं गया नहीं था, वो इंतजार कर रहा था पंडित जी के जाने का। और जैसे ही पंडित जी ने शरीर छोड़ा, वो एक नए शरीर में आ गया, ऋषि के बेटे के शरीर में। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा, और अगर आया तो लाइक कीजिए। 100वां एपिसोड है भाई, अब निराश मत करना आज मुझे। कुछ भाई कहते हैं कि भाई भीख मांगते हो, हर बार कहता हूँ भीख ही सही भाई, अपने काम को लेकर प्रमोट करना। अगर किसी को भीख लगता है तो आपकी सोच है भाई, मेरी सोच नहीं है। सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूँ तो सब्सक्राइब करते हैं भाई व्यूअर्स, नहीं कहता हूँ जिस वीडियो में तो वहाँ की जो रेशो होती कम हो जाती है, तो वही फिर मैं तो कहूँगा ही सब्सक्राइब करो। आई होप आप करेंगे सब्सक्राइब, आपको किस्सा पसंद आया होगा। और अब जल्दी से बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। विद्यासागर जी अपने मंदिर में बैठकर किसी भक्त की किसी विषय पर काफ़ी ज़्यादा गहन विचार कर रहे थे। कोई भक्त था जो अपने बेटे के साथ आया था। शायद ये जो मसला था वो काले जादू का था। कुछ देर तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा विचार विमर्श हो रहा होता है, लेकिन अचानक से उस भक्त का बेटा बहुत ऊंची चिल्लाता है। ये देख के तो विद्यासागर जी भी हैरान रह जाते हैं, और वो भगत जिसका बेटा जो चिल्ला रहा था वो भी। अब वो अचानक से अपने बेटे को पकड़ते हैं, बेटा क्या हो गया? तो कहता है कि सब कुछ ये ढोंग है, आप सब कुछ ढोंग कर रहे हो। अरे हम इंसान चांद मंगल तक पहुंच गए और तुम यहीं पे बस इसका मंगल भारी है, इसका ये भारी है, अरे सब कुछ बकवास है। विद्यासागर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, जैसे कि उनको कुछ याद आ गया। अब वो भक्त विद्यासागर जी के आगे अपने हाथ जोड़ता है, कहता है कि पंडित जी माफ़ कर दीजिए, ये आजकल के जो बेटे हैं कुछ ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हमारी संस्कृति को तो भूल ही जाते हैं। वो बेटा कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था और कहता है कि पापा आप यहीं पर बैठे रहो, मैं जाता हूँ, मैं ये बकवास और सुन नहीं सकता। तो जो भगत होते हैं वो कहते हैं कि तू नहीं मानता ना मान, लेकिन तुझे बदतमीजी किसने सिखा दी बेटा, तू बदतमीजी कर रहा है। अब ये सुनकर उनका बेटा शायद कुछ रियलाइज करता है कि ये बात भी ठीक है कि अगर मैं मानता नहीं हूँ लेकिन जो मैं व्यवहार कर रहा हूँ वो भी बदतमीजी है। अचानक से वो शांत होता है और वो कहता है कि देखिए पंडित जी, बात ऐसी है कि मैं इन चीज़ों को मानता नहीं हूँ और आप प्लीज़ ऐसी चीज़ों पर भटकाना बंद कीजिए, और अगर मैंने कुछ आपको ऊंची आवाज़ में कह दिया हो उसके लिए माफ़ कर दीजिए, लेकिन जो भी कहा है वो है बिल्कुल सही। अब फिर जो भगत हैं वो अपने बेटे को टोकते हैं कि क्या बकवास किए जा रहा है। विद्यासागर जी उसको थोड़ा सा भगत को इशारा करते हैं कि कोई बात नहीं, और विद्यासागर जी बिल्कुल मंद मंद मुस्कान लिए उस भगत की तरफ देख के कहते हैं कि कोई बात नहीं मेहरा साहब, इस कमरे में आपका बेटा पहला शख्स नहीं है जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता। अब जब मेहरा साहब यानी कि वो भगत थे वो इन बात को सुनते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। वो कमरे के आसपास इधर उधर देखते हैं कि भाई हम तीनों के अलावा यहाँ पर कोई और भी बैठा है। नहीं, वहाँ पर कोई बैठा नहीं था, वहाँ पर तो सिर्फ विद्यासागर जी थे, वो खुद थे और उनका बेटा था। अब ये बात तो स्पष्ट थी कि उनका बेटा तो इन बातों को मानता नहीं है, वो इन बातों को तो पूरा मानते थे। तो रह कौन गया? विद्यासागर जी। जो शख्स इन बातों का ज्ञाता है, यानी कि वो शख्स कह रहा है कि मैं भी इन बातों को नहीं मानता। मेहरा जी तो ये बात सुनकर कंफ्यूज हो गए, और इससे भी ज़्यादा कंफ्यूज था वो लड़का कि भाई ये हुआ क्या। तो विद्यासागर कहते हैं कि मानता था, या यूँ कहें कि नहीं मानता था। तो मेहरा साहब कह रहे कौन आप? तो विद्यासागर कह रहे हैं जी मैं। तो मेहरा साहब कहते हैं कि फिर आप इतने बड़े विद्वान बने कैसे? तो विद्यासागर कहते हैं कि उसका एक बहुत बड़ा कारण है और उसका एक बहुत बड़ा किस्सा है। तो मेहरा साहब कहते हैं कि अगर आप कृपालता करें तो मुझे बताएंगे। तो विद्यासागर कहते हैं कि मेहरा साहब छोड़िए, पर आप बताने का फ़ायदा कोई नहीं, आपका लड़का इन बातों को मानता नहीं है। अब वो लड़का जो पहले काफ़ी अग्रेसिव था, जो बस जिसके हाथ में अगर कुछ होता तो वो शायद विद्यासागर जी को दे मारता, उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी ये जानने की कि जो इंसान मेरे सामने बैठा है और जिस विद्या की वो बात कर रहा है,
कभी वो भी इस विद्या से नफरत करता था जैसे मैं करता हूँ, और फिर ऐसा भी क्या हुआ कि वो भी मानने लग पड़ा। अब उसके जो स्वर था वो थोड़ा सा धीमा हो चुका था। वो, नहीं नहीं, आप बताइए ना, आप बताइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाद मैं भी मानने लग पड़ूंगा, मैं बस सुनना चाहता हूँ। तो विद्यासागर जी कहते हैं कि भाई सुनने में क्या बुराई है, अगर सुनना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हारी तरह ही था पहले, लेकिन कुछ तमीज में। अब जब ये विद्यासागर जी बात करते हैं तो उसकी आंखें कुछ शर्म से झुक जाती हैं, क्योंकि वो भी महसूस कर रहा था कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। लेकिन अब किस्सा शुरू हो चुका था, उससे भी ज़्यादा उसका ध्यान था किस्सा सुनने पर। विद्यासागर जी कहते हैं कि देखो, मेरी उम्र थी तब कुछ 15 साल के आसपास, आज विद्यासागर जी 60 साल के आसपास हैं, यानी कि ये बात जो है वो 45 साल पुरानी है, और बात है इनके पिताजी। विद्यासागर जी कहते हैं कि अभी 45 साल पुरानी बात है, और तब तो लोग बहुत विश्वास करते थे, लेकिन उन दिनों में भी मैं इन चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। काला जादू तो बड़ी दूर की बात थी, मैं तो पंडिताई तक पर विश्वास नहीं करता था। इस चीज़ के बावजूद कि मेरे पिताजी बहुत बड़े पंडित थे, ये सारी शिक्षा मैंने उन्हीं से ग्रहण की है, लेकिन 15 वर्ष की आयु तक मैंने कुछ ग्रहण नहीं किया था उनसे। मुझे ये सब ढोंग लगता था, मैं तो पंडित बनना ही नहीं चाहता था। जब भी हमारे घर में कोई आता तो मुझे यही लगता कि बस मेरे पिताजी ठग देंगे इनको। मुझे तो लगता था कि मेरे पिताजी हैं ही ठग, लेकिन हमारे घर का खर्चा भी तो इसी से चलता था, गुजारा भी इसी से होता था। मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता था, बस मेरे विद्रोह का तरीका ये था कि मैं पंडिताई सीखना नहीं चाहता था। पिताजी को ये पता था, उन्होंने कभी मुझ पर इस चीज़ का जोर दिया नहीं, लेकिन कभी कभी वो कह देते थे कि बेटा सीख ले, काम आएगी। तो मैं कहता था कि इससे अच्छा मैं चोर ना बन जाऊँ पिताजी। उनको गुस्सा बहुत आता था, लेकिन वो बड़े ही समझदार व्यक्ति थे। शायद उनको पता था कि जीवन में कुछ ठोकरें होती हैं जो इंसान को गिराती ज़रूर है, लेकिन सिखाती बहुत कुछ है, और इसी ठोकर का इंतज़ार शायद पिताजी मेरे लिए भी कर रहे थे। जब भी मैं कुछ ऐसी बातें करता तो पिताजी मेरी तरफ हंसते और आगे बढ़ देते। अब ऐसे ही रोज़ाना होता, कोई काले जादू का लेकर आता कि किसी ने कुछ दिया है, पिताजी कुछ उपाय बता देते, और गैर यकीनी तौर पर तकरीबन जब वो लोग दोबारा आते तो उनका जो मसले हल हो चुके होते। अब मैं यही बातें सोचता रहता कि 50 लोग आते होंगे, 50 में से 20 का वैसे ही तीर तुक्के से हो जाता होगा, और बस वो सारी जगह आगे घुमाते होंगे जी पंडित जी को बड़ी नॉलेज है। लेकिन शायद एक घटना मेरा इंतज़ार कर रही थी कि जिसके बाद मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। एक बार एक व्यक्ति हैं जिनको मैं काफ़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ, और वो आए दिन हमारे घर आते रहते थे। पंडित जी से दोस्ती थी, मेरे पिताजी से दोस्ती थी उनकी काफ़ी अच्छी। लेकिन आज जब वो आए, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी, काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे थे। पिताजी उनकी इस व्यवहार को भांप के और कहते हैं कि क्या हो गया, सब ठीक ठाक है शास्त्री जी? तो शास्त्री जी कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक होता है पंडित जी, तो आप ये मेरे चेहरे की बत्ती गुल देख रहे हैं, ऐसी होती नहीं। तो फिर पंडित जी कहते हैं अभी हुआ क्या, ये तो बताइए। अब मैं जब दरवाज़ा खोल कर उनको बिठाता हूँ, उनके लिए पानी पूनी वगैरह लेकर आता हूँ, और उसके बाद मैं बिल्कुल बगल में बैठकर अपना काम करने लग पड़ा था, लेकिन मेरे कान वहीं पर थे, क्योंकि जो वो बात कर रहे थे आज कुछ अलग से तरीके की बात थी। क्योंकि पहले क्या होता था कि लोग आते थे, बात करते थे और उपाय मांगते थे, लेकिन आज वो कह रहे थे कि पंडित जी आपको मेरे साथ चलना होगा, मैं आपको कुछ ज़्यादा बता नहीं सकता। तो पंडित जी कहते हैं, इनके पिताजी कहते हैं कि भाई कुछ तो मुझे बताओगे। तो वो कहते हैं कि आप यूँ समझें कि हम 2 दिन से पिछले अपने घर नहीं रह रहे। तो पंडित जी कहते हैं कि क्या हुआ, क्या कारण है कि आप घर नहीं रह रहे? तो वो कहते हैं कि हुआ ही कुछ ऐसे है पंडित जी। तो पंडित जी कहते हैं मिश्रा जी साफ साफ तो बताइए। तो मिश्रा जी कहते हैं कि 3 दिन पहले की बात है पंडित जी, मैं बस अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ा था, वो एक काले से वस्त्र धारण करके एक आदमी, या यूँ कहें कि भिखारी टाइप आदमी आया, और वो आके मुझे कहता है कि मुझे पैसे दो थोड़े से, मैंने खाना खाना। तो मैंने उसको देखा, बिल्कुल अच्छे से देखा, और मुझे वो आदमी एक युवा आदमी लग रहा था, मतलब होगा 25 साल के आसपास का। तो मैंने उसको कहा कि खाना खाना तो कोई बात नहीं, आओ हमारे घर बैठो, हम तुम्हें खाना खिलाते हैं। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे पैसे दो, मैं खाना खुद खा लूँगा।
अब इस चीज़ को लेकर हमारी तकरार होने लग पड़ी कि अरे भाई, खाना ही खाना है ना, तो हम तुझे खाना पर प्लेट खाना खा देते हैं, और इतना ही नहीं, तू खाना लेकर भी जा। लेकिन वो तो मानने को तैयार नहीं था, वो तो बस पैसे मांग रहा था, और वो मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। अब ये बातें सुन के मेरी पत्नी भी बाहर आ गई, तो वो भी कह रही थी कि बेटा तू खाना खा ले, बेटा जितना मर्जी खाना खा। यहाँ तक कि हमने ये भी कह दिया कि जब भी तुझे भूख लगा करेगी तो यहाँ पर आके खाना खा लिया कर। लेकिन वो पैसे लेने पर ही आतुर था। अब ये जब इतना सब कुछ हुआ तो मेरा दिमाग गर्म हुआ, और मैंने गुस्से में उसको कहा कि यार अच्छा भला तो तू है, बिल्कुल तेरी बिल्कुल साफ ठीक है, तो काम क्या कर, ऐसे भीख मांग रहा है, तुम लोगों ने तो बदनाम करके रख दिया हमारे धर्म को। अब बस ये सुनने की देर थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची ऊंची मुझसे बात करने लग पड़ा और मुझे काफ़ी ज़्यादा सुनाने लग पड़ा। फिर मेरी भी उससे तकरार होगी। अब वो वहाँ से जाने लगा, और उसने जाने से पहले हमारे घर की दहलीज पर थूक दिया, और वो थूक मामूली नहीं था, बिल्कुल काले रंग का थूक था। ये देखकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मेरा दिल किया कि मैं उसको मारूं, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे रोक दिया और वो वहाँ से चला गया। उसके बाद फिर हमने पानी पूनी मारकर वहाँ पर उसको साफ किया। लेकिन उस शाम से कुछ अजीब सी हरकतें होने लग पड़ी। हम रात को सो रहे थे और अचानक से बिल्कुल एक ही समय पर कड़क की आवाज आई। जब सबने देखा कि हुआ क्या, तो देखा कि वहां पर जितने भी हमारी खिड़कियों के शीशे थे सब में दरार आ चुकी थी, टूटा कोई न था, सब में दरार आ चुकी थी। और उसके बाद हम जब सोने की तैयारी कर रहे थे दोबारा कि पता नहीं क्या हुआ है, शायद कोई झटका लगा भूकंप का और उसकी वजह से हुआ है, तो अचानक से सारे बर्तन जो थे वो गिर चुके थे। अब ये तो बिल्कुल आम बात थी नहीं, और अब मैं सिर्फ उठा क्योंकि मैंने सबको कहा कि कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। अभी मैं देख रहा था कि मेरे आंगन में काली सी परछाई थी, जिसको मैंने बड़े गौर से देखा, और वो वही लड़का था जिसके साथ मेरी दोपहर को लड़ाई हुई थी। और वो मेरी तरफ देख के हंसे जा रहा था। वो कह रहा था कि अब तो मैं यहाँ पर पक्के तौर पर वास करूँगा। और देखते ही देखते मौसम में अचानक तब्दीली हो रही। मैंने सबको उठाया, घर खाली कर दिया, और उसके बाद मैं अपने भाई के पास दो घर छोड़ के, मेरे भाई का घर है वहाँ पे चला गया। अगले दिन जब हम आए तो हमारे घर का सारा फर्श बिल्कुल काला पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने काले रंग का पेंट वहाँ पर किया हो। मुझे समझ नहीं आ रहा पंडित जी ये बात सुनते जा रहे थे, और वो कह रहे थे कि बात तो ज़्यादा ही लग रही है, और मुझे लग रहा है कि अब जाना ही पड़ेगा आपके घर। लेकिन मैं अब नहीं आऊँगा, मैं कुछ दिन ठहर के आऊँगा। आप जाइए, अपने भाई के घर जाइए, मैं वहाँ पर आता हूँ, फिर हम इकट्ठे चलेंगे। जब मिश्रा जी चले जाते हैं, मेरे दिमाग में था कि आज तो मोटा ही बकरा हाथ में लगा पंडित जी के, पिताजी के। लेकिन पिताजी जाते हैं अपने मंदिर जो घर में छोटा सा बनाया था, वहाँ से कुछ किताबों को देखने लग पड़ते हैं, और कोई किताब निकालते हैं और मेरी तरफ हंस के कहते हैं कि चलेगा मेरे साथ। तो मैं कहता हूँ कि इन फालतू कामों के लिए मैं नहीं चाहता पिताजी। तो पिताजी कहते हैं कि ठीक है जी, आपकी मर्जी। लेकिन पता नहीं मेरे मन में अचानक क्या आता है, मैं कहता हूँ कि चलो चलते हैं। सोचता हूँ कि देखते हैं क्या करते हैं। वैसे भी मैं कुछ फ्री था, मैं कहा चलो चलते हैं उनके साथ, और शाम का समय है, वैसे भी पिताजी अकेले जाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब वहाँ पे मैं जाता हूँ अपने पिताजी के साथ। जब वो घर को खोला जाता है तो वो ठीक जैसे मिश्रा जी ने विवरण किया था वैसे का वैसा ही वो घर हो चुका था। सारी की सारी खिड़कियों के शीशों में दरार आई थी, और फर्श ऐसे था कि जैसे किसी ने काला पेंट किया हो। अब पिताजी एक दायरा बनाते हैं, उस दायरे में अपने आप को बिठाते हैं, और वहाँ पर एक जोत जगाते हैं। मुझे भी उस दायरे में बैठने के लिए कहते हैं। एक और दायरा बनाया जाता है जहाँ पर बाकी सारे परिवार वालों को बिठाया जाता है, और कहा जाता है कि बस जो मेन गेट है उसको बंद कर दो, अंदर से कोई भी इस घर में आना नहीं चाहिए। जैसा वो कहते हैं वैसा ही किया जाता है। और मैं सोच रहा था कि बस अब ड्रामा शुरू होने वाला है, लेकिन क्या सच में वो ड्रामा था? तो वो ड्रामा, लेकिन सीरियस, असल का ड्रामा। वो कैसे? वो एक सफ़ेद रंग का कपड़ा, बहुत बड़ा कपड़ा होता है, उसको फोल्ड करते हैं और उस दायरे के बाहर रख देते हैं। अब पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ देर तो बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन जो एक बल्ब बिल्कुल साइड पे चल रहा होता है वो अचानक से फटता है। ये एक इशारा था उस तांत्रिक के,
उस शैतानी तांत्रिक की आत्मा का या उसकी परछाई के आने का। जैसे ही वो बल्ब फटता है, जो घर के बाहर थे, जो घर के लोग थे वो तो डर जाते हैं, लेकिन पहले ही समझा दिया गया था कि उस दायरे के बाहर नहीं जाना। अगर उस दायरे के बाहर कोई गया तो फिर जान की किसी की भी गारंटी नहीं। लेकिन जैसे तैसे करके वो बैठे रहते हैं। जैसे जैसे पिताजी मंत्रोच्चारण करते जा रहे थे वैसे वैसे ही घर का माहौल ही अलग होता जा रहा था, और मैं देख पा रहा था कि जो काले रंग का पेंट है वो धीरे 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 लाइट होता जा रहा है। धीरे धीरे वो पेंट बिल्कुल साफ होता जा रहा है। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी, और ज़िंदगी में पहली बार शायद मैं चमत्कार देख रहा था, और या यूं कहें कि शायद मैं अपने पिताजी पर विश्वास कर पा रहा था। लेकिन अभी और कुछ होना बाकी था। कुछ ही समय बाद घर के आसपास का माहौल तो देखने वाला था। ऐसे हो रहा था कि जैसे तूफान चल रहा हो। आंगन में जो पेड़ थे, जो पौधे थे, वो तो इस तरीके से हिल रहे थे जैसे बहुत ही गजब का तूफान चल रहा है। लेकिन उस दायरे के अंदर की जोत बिल्कुल वैसी। उस दायरे के अंदर जो लोग बैठे थे, उस दायरे के अंदर मैं और जो पिताजी बैठे थे, हमारे कपड़ों पर तो ऐसे है जैसे कोई हवा का एक कतरा तक ना बह रहा हो। अब वो परछाई नजर आनी शुरू हो चुकी थी सबको, समेत मुझके। वो परेशान थी, वो डरी हुई थी, क्योंकि जैसे जैसे पिताजी मंत्र पढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे वो कपड़ा जो उन दायरों के बाहर था वो काला होता जा रहा था। कुछ समय बाद वो कपड़ा बिल्कुल काला हो चुका था, और जो आसपास का मौसम था बिल्कुल ठीक, जो फर्श काला हो चुका था वो भी बिल्कुल ठीक, और वो परछाई उस काले कपड़े में आ चुकी थी। पंडित जी यानी मेरे पिताजी उस जोत को उस कपड़े के पास लेकर जाते हैं और उससे उसको आग लगाते हैं। जैसे ही उसको आग लगाते हैं तो पता नहीं आसपास ऐसी चीखों की आवाज़ें आती हैं कि जैसे पता नहीं कितने लोग चीखें मार रहे हैं। देखते ही देखते वो कपड़ा राख बन जाता है, और पिताजी कहते हैं कि इसको किसी भी ऐसे बर्तन में जो आसानी से बंद हो सके उसमें डालो, और इसको किसी ज़मीन में गाड़ो, और अपने घर से काफ़ी दूर का मतलब काफ़ी कोसों दूर। अब वैसा ही किया जाता मिश्रा जी द्वारा। मिश्रा जी काफ़ी खुश थे कि इतनी बड़ी विपदा टल चुकी थी, और मैं हैरान परेशान कि अपने पिता को ही मैं ठग समझता रहा। ऐसी विद्या जिसको मैं झूठ समझता रहा, मेरे देखते ही देखते वो सिद्धि। क्या ऐसा सच में कुछ हो सकता है? अगर मैं सुनता तो कभी यकीन ना करता, लेकिन जो मैं देख चुका हूँ उस पर मैं क्या कहूँ। जी हाँ, बिल्कुल सच थी, और सच है। उसके बाद मैंने अपनी नॉर्मल पढ़ाई तो जारी रखी, लेकिन मैंने साथ के साथ ज्योतिष भी सीखी, साथ के साथ ये सब कुछ भी सीखा, सात्विक तंत्र भी सीखा, क्योंकि जो मैं देख चुका था अब मैं किसी से सुनने की इससे तवज्जो नहीं रखता था कि कोई मुझे कहेगा तो मानूंगा। और बेटा, अब आप इस चीज़ पर विश्वास नहीं करते तो अच्छी बात है, कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, मैं भी आपके जैसा ही कभी था। लेकिन मैं ये उम्मीद करूँगा कि कभी आपको इस चीज़ का दृश्य ऐसा देखना ना पड़े, क्योंकि ऐसे दृश्य बड़े भयानक होते हैं। वो लड़का जो था वो बात को सुन रहा था, अब उसके स्वर धीमे हो चुके थे। जब वो आया था तो वो बड़े अधमन से पंडित जी को प्रणाम कर रहा था, लेकिन जब वो जाने लगा था तो वो तो बिल्कुल चरणों में पड़ चुका था। उसके अंदर, उसकी आंखों में जो करुणा थी वो नजर आ रही थी। और महाराज जी तो काफ़ी खुश थे। जब वो आए थे, वो अपने बेटे को लेकर आए थे, और वो उनका बेटा अब वैसा नहीं था जब उसको लेकर आए थे। जब वो जा रहे थे तो उसके बेटे के अंदर अपने बेटे के अंदर वो अजीब सा परिवर्तन महसूस कर रहे थे, जो उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था। आई होप ये किस्सा भी आपको पसंद आया होगा, और अगर आया तो भाई दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है। 100वां एपिसोड है, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए भाई, लाइक होने चाहिए पूरे आज के आज, सब्सक्राइबर में कमी नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि उसके बाद ही तो फिर उम्मीद जगेगी कि 150वां एपिसोड भी होगा, 200वां एपिसोड भी होगा, है ना। अब जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ स्पेशल होगा। स्पेशल क्या होगा? आज तक जो मेरे पॉडकास्ट हैं वही सिर्फ 1 घंटे की सीमा को पार कर पाते हैं, लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ कि आज का एपिसोड जो 100वां है वो आज 1 घंटे की सीमा को पार करे।
तो किस्सा यहीं पर ख़त्म नहीं होगा, एपिसोड यहीं पर ख़त्म नहीं होगा। अब जल्दी से बढ़ते हैं अगले एपिसोड की ओर। कई बार क्या होता है कि हम चाहे ना चाहे, या यूँ कहें कि ना चाहे, कुछ ऐसे अनइनवाइटेड गेस्ट को अपने आशियाने में, अपने जहाँ पर हम रेजिडेंस है वहाँ पर ले आते हैं। और आज का किस्सा कुछ इसी तरीके का है। अश्विन एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और वो हॉस्टल में रहना पसंद नहीं करता था, तो इसलिए उसने पीजी लिया था। अब पीजी लेने का एक और कारण भी था कि पीजी में डिसिप्लिन का कुछ इतना होता नहीं है, और अगर पहले ही कुछ प्री डिसाइड करके पीजी ऐसा ले लिया जाए जहाँ पर यह बताया जाए कि भाई मैं रात को जितने बजे मर्जी आऊँ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो फिर बात ही क्या है अश्विन जैसे बच्चों के लिए। अब आमतौर पे क्या होता था कि जो अश्विन का पीजी था, उस पीजी के बिल्कुल बैक साइड पे, अगर हम बिल्कुल ज्योग्राफी की बात करें कि जहाँ पर उसका पीजी था वहाँ से एक सड़क गुजरती थी, और वो सड़क आगे जाके राइट साइड की तरफ हो जाती थी, और राइट साइड के आगे जाके एक एरिया था जो सुनसान भी था कहीं ना कहीं, और मशहूर था कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से। अश्विन ने कभी इन चीज़ों पर गौर इसलिए नहीं किया कि जब भी अश्विन आता था रात को वापस, तो आमतौर पे कह सकते हैं कि जो उसका जहाँ पर पीजी था ना, वहाँ पर थोड़ी सी पीछे वहाँ पर बस रुकती थी, और उसके आगे फिर वो बस उसी तरफ चले जाती थी अपने अगले बस स्टॉप की तरफ। लेकिन कभी भी अश्विन को उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और अश्विन अमूमन 9 बजे के आसपास अगर कहीं दूर भी जाता था तो आ जाता था। लेकिन आज के दिन कुछ अजीब होने वाला था। आज अश्विन का पाला उस रास्ते से पड़ने ही वाला था। ऐसा भी क्या हो जाता है, अश्विन अपने फ्रेंड्स के साथ जाता है, घूमते घूमते टाइम लग जाता है। अब जो 9 बजे के आसपास अमूमन तौर पर उस बस पर बैठ के आता था और अपने पीजे के पास 9 बजे उतर जाता था, आज तकरीबन 11 बज चुके थे और वो आखिरी बस थी। बड़ी मुश्किल से उसको बस मिली थी और थक चुका था काफ़ी ज़्यादा। 2-4 मिनट बाद ही उसको नींद आ गई। अब जैसे ही उसकी जाग खुलती है तो वो क्या देखता है कि वो उसी सुनसान रास्ते की तरफ जा रहा है। वो अचानक से कंडक्टर को कहता है कि भाई मेरा बस तो पीछे रह गया। तो कंडक्टर कहता है कि भाई मेरी जिम्मेवारी थोड़ा है, आपने उतरना था। तो वैसे तो जो वो जगह थी वहाँ पर कोई ऐसा बस स्टॉप था नहीं, लेकिन अब अश्विन को वहाँ पर उतरना पड़ता है क्योंकि वो सोच रहा था कि वो बीच में से शॉर्टकट लेके कुछ गलियाँ हैं वहाँ से वो आ जाएगा। तो बस रुकती है उसी जगह पर जहाँ पर मशहूर था कि कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उसको नज़र आती हैं, जहाँ पर मशहूर था कि आमतौर पर वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। अब अश्विन को पहले तो इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब वो उतरा और बस गई तो फिर उसको हल्का हल्का डर महसूस होना शुरू हुआ, क्योंकि अब वहाँ पर उसके अलावा कोई था नहीं। बिल्कुल सुनसान रास्ता, जो लाइट सी वो भी फ्लिकर कर रही थी, लेकिन अश्विन को जो डर था वो हल्का हल्का महसूस होना शुरू हो गया। अब वो शुरू कर देता है चलना वहाँ से। पहले ही वो मोड़ पर उन गलियों की तरफ जाता है जहाँ पर उसको सेफ महसूस होता है बकौल उसके। लेकिन क्या वो सेफ था? शायद नहीं, क्योंकि कुछ ही समय बाद उसको महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन अब वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर तो कोई होता नहीं है। वो फिर से इधर उधर देखता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद उसकी गलतफहमी है और अकेला होने की वजह से उसको ऐसा कुछ लग रहा है। लेकिन ये तब तक वाजिब था जब तक उसको ये महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब बिल्कुल उसके कान के पास ऐसा उसको लगता है कि कोई हंसा है। जब वो यहाँ तक बात आ जाती है तो उसको अब लगता है कि जो बातें मैंने इस एरिया के बारे में सुनी थी शायद वो ठीक है। अब वो भागता, वो जितनी तेज हो सके उतनी तेज भागता और अपने पीजी की तरफ दौड़ता। जैसे ही वो तेज तेज भागता उसको वैसे ही महसूस होता है कि कोई मेरे पीछे भाग रहा है। वो अचानक से रुकता है और फिर अचानक से आवाज़ आनी बंद हो जाती है, लेकिन उसके कानों के आसपास तेज सी हवा आने लग पड़ती है, लेकिन आसपास का पत्ता तक नहीं हिल रहा था। ये चीज़ अश्विन को विश्वास दिलाने के लिए काफ़ी थी कि अब वो उन सुनसान रास्तों पर अकेला नहीं है। जैसे तैसे करके वो अपने पीजी में जाता है और अपने रूम में जाता है। लेकिन आज की रात उसके लिए काफ़ी भारी होने वाली थी, क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि वो अकेला नहीं आया था। अभी 5 मिनट हुए होते हैं तो अचानक से उसका दरवाज़ा खटखटाना शुरू हो जाता है। उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद
जो आसपास के लड़के हैं पीजी वाले, वो मुझे परेशान कर रहे हैं, वो मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं, क्योंकि जब वो दरवाज़ा खोलता है वहाँ पर कोई होता नहीं है और अजीब से हंसने की आवाज़ें आ रही होती हैं। उसको लगता है कि ये सब आसपास हंस रहे हैं। वो सारा कॉरिडोर देखता है लेकिन वहाँ पर कोई होता नहीं है और ऐसा उसको महसूस होता है कि यार ये तो प्रैंक ही किया किसी ने। अब वो फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो सोने की कोशिश कर ही रहा होता है लेकिन फिर से दरवाजे को कोई खटखटाता है। जब फिर से दरवाज़ा खोलता है तो कोई नहीं होता। अब अश्विन को गुस्सा आता है। गुस्से में वो सबके दरवाजे को तेज तेज से पीटना शुरू कर देता है। सभी आते हैं, अपनी आंखें मलते हैं कि भाई क्या हुआ। वो सबसे लड़ता है कि भाई यार क्या ये मजाक कर रहे हो यार, मैं एक तो थका हुआ हूँ, तुम मुझसे सोने नहीं दे रहे। वो कहते हैं भाई हुआ क्या। और जब अश्विन सबकी शक्लें देखता है उसको भी महसूस होता है कि यार ये लग तो नहीं रहे, लेकिन दरवाज़ा खटखटा कौन रहा है। अश्विन इनसे बात करता है और कहते हैं कि भाई हमने कुछ नहीं किया, सुबह देखेंगे। फिर अश्विन सोता है। जब कुछ टाइम होता है तो फिर से दरवाजे पीटने की आवाज़ आती है। अब तो बड़े गुस्से में अश्विन बाहर आता है और जैसे ही वो बाहर आता है उसका गुस्सा कफूर हो जाता है और गुस्से की जगह पे उसका जो शरीर है वो डर से कंपने लग पड़ता है, क्योंकि उसके देखते ही देखते उसके बिल्कुल सामने दो आंखें, पीले रंग की सिर्फ और सिर्फ आंखें उसको देखती हैं और बिल्कुल देखते ही देखते गायब हो जाती हैं। अश्विन तो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसको होश आती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। उसके जो पीजे के दोस्त होते हैं, पीजी का मालिक होता है, वो भी कहता है कि भाई क्या हो गया। उनको सारा किस्सा बताया जाता है। तो वो कहता है कि भाई सीसीटीवी कैमरे देखते हैं। जब सीसीटीवी कैमरे देखे जाते हैं तो कुछ देर पहले जो दरवाज़ा बार बार पीटा जा रहा था वहाँ पर कोई था ही नहीं। अश्विन ही बार बार बाहर आके देख रहा था और जिस समय अश्विन बेहोश होता है तब भी कोई आंखें नज़र नहीं आती। यानी कि वो जिसको लेकर आया था वो चाहता था कि सिर्फ उसको अश्विन ही देखे। अब तो जब अश्विन वापस आता है और जो भी उसके साथ आता है वो उसको चैन से जीने नहीं देता। हर रात उसके साथ यही होता है और इसका परिणाम क्या होता है कि अश्विन को वो पीजी छोड़ना पड़ता है। आज वो जिस पीजी में रहता है उस पीजी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। आज उसका दरवाज़ा कोई खटखटाता तो नहीं है, कोई भी उसको आंखें ऐसी नज़र आती नहीं है, लेकिन रात के समय में उसकी छत पर ऐसे होता है कि जैसे कोई बहुत तेज़ से हथौड़े मार रहा है। और कमाल की बात यह है कि जिस पीजी में वो रह रहा है वो टॉप फ्लोर में रह रहा है, उसके ऊपर तो कोई रूम है ही नहीं। ठीक रात के 1-2 बजे उसको ऐसे महसूस होता है कि काफ़ी तेज़ तेज़ कोई हथौड़े मार रहा है। और जब कई बार गुस्से में अश्विन कहता है कि कौन है, तो सिर्फ एक अजीब से तरीके की उसको हंसने की आवाज़ आती है। अब अश्विन ये सोचता है कि मैं कितने भी पीजी क्यों ना चेंज कर लूँ, ये जो आवाज़ें हैं, ये जो हरकतें हैं, मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे पीछे लग चुकी है और वो मेरा पीछा छोड़ना नहीं चाहती। भाई ऐसा कुछ है तो दिखा लो यार किसी को, है ना, किसी को दिखा लो, कुछ हो जाएगा, है ना। डॉक्टरी अगर आपको कुछ लग रहा है, पहले साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो देख लो, अगर ऐसा फिर भी कुछ नहीं लग रहा तो किसी को दिखा लेना चाहिए। आई होप ये भी किस्सा आपको अच्छा लगा होगा। और आज कमेंट सेक्शन में जस्ट 1-2 हैं अपने व्यूअर्स, उनकी मैं बात करूंगा क्योंकि थोड़े से गुस्से में लग रहे हैं, तो उनकी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर पता नहीं मेरे साथ वो क्या कर देंगे। भाई आप ही से तो मैं हूँ, है ना। देखो क्या होता है कि कमेंट का ना, कमेंट सेक्शन मैंने इस सेगमेंट को मैंने क्यों रखा है, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कि आपका कोई फीडबैक है, क्रिटिकल कमेंट है, ये आप मुझे बताएं या सुजेशन है। और दूसरा, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो कहते हैं कि भाई आप मुझे वो नहीं करते, मतलब मेरा जिक्र नहीं करते कमेंट में। वैसे तो मेरा मकसद जिक्र करना ऐसा नहीं है, बताऊँ क्या बात है, करना शुरू कर देंगे। अगर आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए तो मुझे खुशी होगी करने में। लेकिन क्या होता है कि लट से मैं अगर एक वीडियो में 2-3 नाम ले लेता हूँ तो फिर बाकी नाराज़ हो जाएंगे। तो यहाँ तो फिर सभी ये समझे कि भाई एक ही वीडियो में मैं बार बार एक नाम नहीं ले सकता और सबका नाम नहीं ले सकता। तो फिर मैं ऐसा करूँगा कि हर एक वीडियो में जो रेगुलर कमेंट्स करते हैं उनको मैं शुक्रिया किया करूँगा, और अगर कोई रह जाया करेगा
वो ज़रूर बताया करें कि भाई हमें भूल गए आप, तो फिर मुझे याद रहेगा। या फिर जो ये चाहता है कि भाई हमारा नाम मत लो, हम बस वैसे ही रेगुलर कमेंट करते हैं, वो भी कर सकते हैं, ताकि कईयों का होता है कि भाई नाम नाम लिया जाए। लेकिन कई हमारे जो व्यूअर्स हैं जिनको अच्छा लगता है, तो भाई वो उनके लिए उनकी जो डिमांड है सराखों पर। तो आज फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं उन व्यूअर्स के बारे में जो थोड़े से नाराज़ हो चुके हैं। और आज 100वां एपिसोड है, तो मैं तो आपसे 100 बार माफ़ी मांग सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, कि प्लीज़ आप को ऐसा लगता है तो माफ़ कर दीजिए। तो पहला जो कमेंट है वो हम पढ़ते हैं। ये है जगजीत कौर 8558 जी का। बाई जी साडा भी नाम ले लो पॉडकास्ट 50 सब्सक्राइबर कीते आ। इन्होंने पंजाबी में लिखा है, मतलब कि अगर हिंदी में कहे कि हमारा भाई हमारा भी नाम ले लो पॉडकास्ट में। 50 सब्सक्राइबर आपको दिए हैं जगजीत कौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही आप जो है वो हमारा ऐसे ही आप जो है वो ग्रो कराते रहिए चैनल को, और देखते रहिए वीडियोस को। और आपका नाम ले लिया, और मैं उम्मीद करूँगा कि आपका जो कोई सजेशन या फीडबैक होगा उसके लिए भी आप कमेंट करेंगे। और दिल से अच्छा लगता है जब आप ये कहते हैं कि भाई हमारा नाम भी ले लो। आप मुझे किसी लायक समझते हैं, चैनल को किसी लायक समझते हैं, एक छोटा सा चैनल होने के बावजूद भी। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने इस लायक समझा और आपका नाम भी ले लिया। तो उम्मीद करूँगा कि ये 50 सब्सक्राइबर से 50-500 सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे, है ना, आप करेंगे मतलब अपनी तरफ से। एक तो ये हो गया है ना। तो दूसरा जो है वो भी हमारे भाई जी थोड़े तपे हुए थे, उनका नाम भी ले लेते हैं। और उनकी एक डिमांड होती है बार बार, आज उसकी बात भी कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ना इजी हो जाएगा इस चीज़ को करने के लिए कि भाई हमारे जो व्यूअर्स हैं वो चाहते क्या हैं, और मैं क्या क्या कब कब तक उस चीज़ को डिलीवर कर पाऊँगा। मतलब आसान नहीं ना इतना होता कि भाई एक ही बार में सब कुछ हो जाए, है ना। तो ये हैं ये हैं बब्बू सिंह जी 8211, इनका जो हैंडल है यूट्यूब का। और ये कहते हैं कि भाई जी थोड़े 50 सब्सक्राइबर मैं कीते हैं, साढ़े भी नाम ले दिया करो। ते ब्रो पंजाब दा स्टोरियां भी लेके आया करो ब्रो, बड़ा धन्यवाद होएगा। तो बब्बू जी कह रहे हैं कि ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने 50 सब्सक्राइबर दिए हैं, व्यूअर्स हैं वो 50-50 सब्सक्राइबर करके करें तो मैं तो बड़ा अमीर हो जाऊंगा यार, हैं। ऐसे ही करो यार भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कराओ, सबको शेयर करो। तो पहले इनकी बात पर आते हैं। इन्होंने पंजाबी में लिखा है, हिंदी में भी मैं सबको बता देता हूँ। एक तो इन्होंने कहा कि 50 सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। और ये कहते हैं कि पंजाब की स्टोरीज भी लेकर आओ, आपका बहुत धन्यवाद होगा। बब्बू जी वैसे तो पंजाब की कुछ स्टोरीज हैं, जैसे कुछ फ्रंट की स्टोरीज भी हैं। एक पंजाब का भूतिया, लुधियाना का भूतिया कमरा है, एपिसोड आई थिंक 9th होगा। उसमें थोड़ी सी आवाज़ ख़राब थी, शुरुआती था दौर तब वो इसका चक्कर रहता था। तो और भी कुछ हैं, लेकिन पंजाब देखो ना, अब मैंने जैसा आपके पहले कहा कि जो बहुत बड़ा पोर्शन होता है ना वो सब्सक्राइबर के पोर्शन का होता है, जो सबमिशन होते हैं। लेकिन कुछ हिस्सा होता है जो होता है जिसमें मैंने रिसर्च की होती है, जो मुझे किस्से अच्छे लगते हैं और जस्टिफिकेशन देते हैं। अब ऐसा है कि मैं वो किस्सा लेकर आना चाहता हूँ अपने चैनल पर जो यूनिक हो। और अगर लेट्स से अब पता ना कोई सब्सक्राइबर ऐसा किस्सा भेज रहा है जो किसी ने पहले सुना हो, मतलब उसने सुना और उसने एज ए खुद प्रिटेंड करके उसको आगे मेरे आगे दे दिया हो, लेकिन उसमें भी मेरी कोशिश होती है कि उसको यूनिक बनाया जाए। क्योंकि इस चीज़ का कोई पैरामीटर नहीं है, इस चीज़ का कोई मीटर नहीं है कि मैं ढूंढ पाऊँ कि उसने किस्से को पहले बताया कि नहीं बताया। कुछ सब्सक्राइबर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ये किस्सा मैंने सुना था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी नरेशन में उसको सुनूँ। तो मैं उसको सेकेंडरी रख देता हूँ, चैनल का मेन जो होता है उसमें नहीं बताता। काफ़ी कम तादाद में होते हैं, लेकिन कई बताते भी नहीं, और फिर मुझे पता लगता है कि वो कह रहे थे कॉपी था। अब भाई ऐसा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे अब आपकी डिमांड्स है ना कि पंजाब की स्टोरी लेकर आओ, कोई भाई कहते हैं हरियाणा की स्टोरी लेकर आओ, कोई भाई कहते हैं वाराणसी की स्टोरी लेकर आओ। जब आएगी तो तभी मैं कर पाऊँगा उसको नरेट। ऐसे खुद ब खुद तो मैं स्टोरीज को बनाता भी नहीं हूँ, और फिर आप समझ सकते हैं ना कि कैसे लेकर आऊँगा। तो आप थोड़ा सा कोशिश करो कि भाई कोई भेजे स्टोरी ऐसी, है ना। और साथ के साथ ही जो और इसके अलावा एक छोटा सा जो सबमिशन है, अगर थोड़ी सी अगर हम बात कर लें, क्योंकि थोड़ा सा ना
डिस्कनेक्ट हो रहा है हमारे व्यूअर्स को। एक हमारे ना प्रीत कौर जी हैं, बहुत समय से, शायद शुरू से ही मुझे सुनती आ रही हैं। वो मेरे पहले पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था कि आप अपना एक चैनल शुरू कीजिए, और तब मैं सोच रहा था। तो अभी जो रिसेंट मेरा पॉडकास्ट हुआ है ना उज्जवल जी के साथ, तो उन्होंने कहा था कि आप स्टोरीज़ को करो, आप पॉडकास्ट मत किया करो। क्या होता है कि प्रीत जी, मैंने आपको शायद जवाब भी दिया था कि पॉडकास्ट मैं इसलिए वीक में एक बार करता हूँ। उसका रीज़न यही है कि जो मेरा मेन ऑडियंस बेस है वो स्टोरीज़ है, लेकिन आप मानेंगे नहीं, पॉडकास्ट से ज़्यादा सब्सक्राइबर आ रहे हैं। मैं सब्सक्राइबर, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइबर की वजह से कर रहा हूँ, कहने का मतलब कि जितने पॉडकास्ट किए हैं ना, उसकी जो सब्सक्राइब जिन्होंने लोगों ने किया, वो मेरी सारी स्टोरीज़ को मिलाकर ज़्यादा किया। तो एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो पॉडकास्ट सुनना चाहती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं पॉडकास्ट को ज़्यादा लेकर आऊँ और स्टोरीज़ कम रखूँ। तो आप हफ्ते में 6 स्टोरी सुन सकती हैं, और एक पॉडकास्ट को चाहे तो स्किप कर सकती हैं, लेकिन सुनेंगी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा एक वैरायटी भी होती है। और फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे पॉडकास्ट करने का कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है खुद में। एक तो इंटेलेक्चुअल से, अभी ये उज्जवल जी हैं, इज़ ए इंटेलेक्चुअल पर्सन। आपने इनकी प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो आप प्रोफाइल इनकी देखना, काफ़ी लंबी चौड़ी प्रोफाइल है। एंड इन्होंने खुद कहा था कि मैं आपके चैनल पर आना चाहता हूँ एज ए गेस्ट। तो आप समझ सकती हैं कि अगर कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन मेरे चैनल को प्रेफरेंस दे रहा है, तो फिर मेरा भी फ़र्ज़ है ना कि उनको मैं एंटरटेन करूँ इस चीज़ को लेकर, और ओबलाइज करूँ। तो वो पॉडकास्ट, अब देखो, मेरी आदत नहीं है कि भाई मैं चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करूँ, समझ रहे हो ना। उस पॉडकास्ट में हमने क्या, उन्होंने क्या किया कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ है जो पैरानॉर्मल होती नहीं है, लेकिन उनको प्रिटेंड किया जाता है। अब मेरा जो चैनल है वो हॉरर स्पेसिफिक चैनल है, तो बेसिकली तो वो मुझे पॉडकास्ट नहीं करना चाहिए, वो तो डिलीट कर देना चाहिए या अपलोड नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने किया। क्योंकि जो किसी का विचार है, अगर हम उसको दबाएंगे तो फिर फ़ायदा क्या। चाहे वो विचार मेरे चैनल के जॉनर से थोड़ा सा हटके है, लेकिन फिर क्या हो गया, हर एक को विचार पेश करने की अपनी आज़ादी है, और होनी चाहिए, है ना। प्रीत कौर जी, थैंक यू सो मच। आप, मुझे याद है आपने मेरे पहले पॉडकास्ट पे कमेंट किया था, और थैंक यू फॉर दैट। और आप रेगुलर कमेंट करती हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और भाई ऐसा नहीं है जो बाकी रेगुलर कमेंट करते हैं मैं इग्नोर कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे मैं उनको थैंक यू उनको क्या करूँगा अपने मैसेज के लास्ट में, क्योंकि महसूस होता है कि भाई उनको भी एक्नॉलेज करना ज़रूरी है। तो आज जो थोड़े गुस्से में थे, उनको मैंने कोशिश की है करने की, ठीक है। और बाकी जो है अपने जितने भी हैं, उन सबको भी मैं कोशिश करूँगा कि उनका भी जो जवाब है वो मैं दिया करूँ। और ये था आज का 100वां एपिसोड, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आपकी सपोर्ट, आपका प्यार मिलता रहा तो ये चैनल 200, 500, 1000, 2000 चलता रहेगा, है ना। क्या होता है कि चैनल को चलाने के लिए फाइनेंस तो लगता ही। आप एग्जांपल के तौर पे भी आपको कुछ दिनों बाद ये चेंज नज़र आएगा कि जो ये माइक है इसको ना काफ़ी तामझाम करना पड़ता है, वायरलेस माइक है। तो मैंने माइक सोचा चेंज करने का, क्योंकि मेरी कोशिश ये कमाना ही नहीं है, कमाना तो चलो सबका है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि उसका आउटपुट भी बढ़िया देना। तो थोड़ा सा महंगा माइक मैं लेने की सोच रहा हूँ, और लेने की सोच क्या रहा हूँ, बस आज रात को बुक कर देना है और जल्दी आपको नया माइक मिलेगा, और वो फिक्स होगा। मतलब बार बार इसको चेंज करना पड़ता है, वो मुझे सही नहीं लगता। तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, और उस पर मैं, ऐसा नहीं है कि बस इनकम आ रही है और उसको अपनी जेब में डालता रहूँ, उतना ही मैं लगाने की कोशिश भी करूँगा। अभी ऊपर, इसके ऊपर एक रूम है, वो बिल्कुल स्टोर टाइप खाली पड़ा हुआ, मतलब बिल्कुल कोरा है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक टारगेट है, जिस दिन मेरे 25,000 सब्सक्राइबर हो गए तो फिर उस दिन उस रूम को बिल्कुल फर्निश करके नया स्टूडियो बनाएंगे आराम से वहाँ पर। बिल्कुल, मतलब ये यहाँ पर ना दरअसल मेरा गेमिंग सेटअप है, दूसरी जगह पे गेमिंग सेटअप है, तो उसकी वजह से ना जगह काफ़ी ऑक्यूपाइड है, और मैं बड़े छोटी सी जगह में अपने आप को करके ना बंदिश में रख के कर रहा हूँ, यानी कि बड़ा कम है, यानी कि सामान वगैरह। तो ऊपर थोड़ा सा करेंगे, खुला डुल्ला बनाएंगे, थीम टाइप बना के ना उसमें करेंगे। तो आई होप 25,000 सब्सक्राइबर होंगे तो उसके बाद थोड़ा सा एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी इनकम पे भी, और पता लग जाएगा कि भाई ये एक परमानेंट हो चुका है ना। तो उसकी वजह से आई होप ये बात आप समझेंगे। और कुछ शिकायतें जैसे आपकी है कि बैकग्राउंड में ऐसा, भाई मैंने अपनी जितनी समर्थ है, कोई मैंने किसी टेक्नीशियन को या किसी इस चीज़ के एक्सपर्ट को नहीं बनाया, जितना मेरे दिमाग मुझे
कर सकता था लो, या जितनी जगह करने दे रही थी उतना मैंने किया, और जो नया बनेगा वो उससे अच्छा होगा। लेकिन अभी सफ़र लंबा है, अभी तो सिर्फ 4200 के आसपास सब्सक्राइबर हुए हैं और लॉन्ग वे टू गो। सो आज का एपिसोड सबसे लंबा एपिसोड है, 100वां एपिसोड सबसे लंबा एपिसोड हो चुका है इस चैनल का। और आई होप लॉन्ग स्टोरीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कुछ कमेंट्स आए हैं उसके बारे में देखेंगे क्या होगा। तो जल्दी से आज का एपिसोड को ख़त्म करते हैं और मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।